आज का हमारा टॉपिक है महादेवी वर्मा की कहानी सोना। सोना की अचानक स्मृति होने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेंद्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध होने के कारण तथा बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी उचित देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पहले मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण को जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर पाई थी। सुनहरी रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। उनमें प्रस्तुत गति की बिजली की लहर आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णारूपी के उन्मुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम से उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के मोती की। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान में छलांग भरते हुए हिरण के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना कर सकते हैं। परंतु जीवन के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी की आकर्षक नहीं रहता। मैं प्रायः सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजक कैसे कहता है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों? अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते पंछी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य बंदूक से निशाना साध कर उड़ते गाते पंछियों को ढेले के समान गिरा देता है। छत बिछत रक्त स्नान उन मृत लघु जीवों में न संगीत रहता है और न सौंदर्य, परंतु मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पशु जगत में भी मनुष्य ऐसी ही ध्वंस लीला करता है। हिरन जैसा सुंदर और निरीह पशु दूसरा नहीं है। इसकी आंखें तो करुणा की मूर्ति ही हैं। इसके गतिमय सजीव सौंदर्य से अधिक मनुष्य को इसका आखेट रुचिकर लगता है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। वन में आराम करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। तब सोना की मां अपने नवजात शिशु के कारण भागने में असमर्थ रही। नवजात शिशु भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी हिरनी के साथ उसके शिशु को भी उठा लाए। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने की कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा सा था कि उसे बहुत कठिनाई से दूध पिला पाते थे। धीरे धीरे उसने रात में मेरे पलंग के पास से सट कर बैठना सीख लिया था। अंधेरे होते ही वह पलंग के पास आ बैठती और सवेरा होने पर वह निकलती।
उस दिन दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित ही था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचकर प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करती। कोई छात्रा सोने के माथे पर कुमकुम का टीका लगा देता, कोई गले में रिबन बांध देता और कोई पूजा के बतासे खिला देता। उसके मेस में पहुंचते ही नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। छात्रावास का जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चरती तो कभी उस पर खेलती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय मेरे पास नहीं है, परंतु वह ठीक मेरे भोजन के समय भीतर आ जाती और मेरा खाना समाप्त होने तक वहीं खड़ी रहती। कुछ चावल रोटी आदि भी उसका प्राय रहता, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर उसे सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल चलता रहा। मेरे प्रति उसके स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने से या पीछे से छलांग लगाती। वह पैरों को सिकोड़कर सिर से इतनी ऊंची छलांग लगाती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरी साड़ी का पल्लू मुंह में भर लेती थी और कभी चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह हैरान रह जाती। पालने पर वह पशु न होकर ऐसा स्नेही सगी संबंधी बन जाती जो मनुष्य के एकांत शून्य को भर देता। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी नीची ऊंची आवाज उसकी सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थितियों से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर प्रसन्न होकर निकट आता है और क्रोध करते ही भयभीत होकर दुबक जाता है। हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका अपने पालने वाले से डरना कठिन है। वह केवल स्नेह पहचानता है। मेरी बिल्ली कुत्ते सब पहले स्नेह अतिथि को देखकर रूठ गए, परंतु सोना ने थोड़े दिनों में सबसे मित्रता कर ली। वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। वर्ष भर बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे। उसके पैर अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। आंखों के चारों ओर खिंची कचोर कोर में नीचे गोलक और दृष्टि दिखने लगी, मानो नीलम के बल्बों में उसकी विद्युत का स्फुरण हो रहा हो। अब उसमें वन तथा स्वजाति का स्मृति संसार जागने लगा था। प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। शैशव के साथियों और उनकी उछल कूद से अब उसका पहले वाला मनोरंजन नहीं होता था। गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती हूँ। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा के साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के दैनिक क्रियाकलाप भी बंद हो गए थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः उसके आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत बसंत मेरी यात्रा और तज्जनित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे। होल डाल बिछाकर उसमें बिस्तर रखते ही वे दौड़कर उस पर बैठ जाते और भौंक कर मानो उसे उलापम देने लगते। यदि उन्हें बांध कर रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते।
सोना की सहज चेतना में मेरी यात्रा जैसे स्थिति का बोझ बन गई। पैदल जाने आने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मकाल समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर खड़ी हुई तब बिछड़े पशु पक्षी पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कंधे पर आ बैठी, हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंसू पोंछने लगे और चौपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे। माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ बता दिया। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो उठी कि वह कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें स्वाद पाने के इच्छुक व्यक्तियों की बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन वह बंधन की सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वह उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। मजबूरीवश सब उस मृत सुनहरी रेशम की गठरी को गंगा में प्रभावित कराए। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर पालना पड़ा हिरन। धन्यवाद।